सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात करने वाले हैं एको की। हमारा चैप्टर है साउंड। साउंड का आज सेकंड लेक्चर है, आईसीएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। बच्चा पार्टी, आज हम एको की बात कर रहे हैं, आखिर एको प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है एको। आपने देखा होगा कहीं आप किसी हिली एरिया पे गए और उस हिली एरिया में आपने कुछ आवाज़ चिल्लाई, आपने कुछ भी चिल्लाया, जैसे आपने बोला सुगांश, तो सुगांश 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 ऐसे करके आवाज़ गूंज जाती है, दैट काइंड ऑफ एको। या आपने बोला याशी, तो याशी 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 ऐसे करके होता है कि नहीं। अच्छा, ऑब्वियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस। सो व्हाट इज एको? सो द एको is the sound heard after reflection from a distant obstacle. Obstacle कुछ भी हो सकता है, it can be a cliff, it can be a hillside, wall or a building, edge of a forest, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ऑब्स्टिकल होने, ऑब्स्टिकल मतलब होता है अवरोध। ठीक है, तो आखिर होता क्या है, चलिए एक पिक्चर से समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं एक लड़का खड़ा है, लेट से उस लड़के का नाम है प्रथम। ठीक है, यहाँ प्रथम करके एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक पहाड़ है, एक इधर पहाड़ है और एक लेट से और दूर पहाड़ है। ठीक है, मैंने बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है, तो प्लीज़ ड्राइंग को इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक कलर ले लेता हूँ ताकि समझ सके अपन। तो हम पिंक कलर ले लिए भाई, पिंक कलर। ठीक है, अब इमेजिन करो कि, ठीक है, यहाँ से इसने चिल्लाया, किसने? प्रथम ने। ये डिस्टेंस शॉर्ट है, कि प्रथम ने ये चिल्लाया तो साउंड ऐसे गया और पलट के ऐसे आ गया। ठीक है, उसके कानों पे पहुंचा। ठीक है, ये प्रथम के साथ सीन हो रहा है। ठीक है, अब एक और कलर चेंज करते हैं। अब क्या हुआ, साउंड ऐसे गया और फिर मैं कलर चेंज कर रहा था तो वो ही नहीं हुआ, और ये फिर रिफ्लेक्ट होके लेट से फिर आपके कान तक पहुंचा। फिर मान लीजिए हम इस बार ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो ये साउंड यहाँ से गया और फिर रिफ्लेक्ट होके ये आपको यहाँ पहुंचा। बेसिकली ड्राइंग बहुत ख़राब कर लिया मैंने, तो मैं अगर इसको आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं तो मैं बोलूँगा कि देखो, साउंड ऐसे गया था, ऐसे आ गया, ये गया था, ये आ गया, ये गया था, ये आ गया। तो हर केस में जो साउंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे आपको जो भी साउंड मिल रहा है, डिस्टेंस कौन सी शॉर्ट है, ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुए। जो पास का पहाड़ था उसने जल्दी रिफ्लेक्ट कर दिया, दूर का पहाड़ है उसको ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड हमको पता है, नियरली 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है ना। अब क्या हुआ, पहला वाला साउंड पहले आएगा, तो जब आप चिल्लाओ ना, जैसे मैंने कहा, आपने बोला प्रथम, तो आवाज आई प्रथम, फिर थोड़ी बार ये वाला प्रथम सुनाई देगा, फिर इसको ये वाला प्रथम सुनाएगा। तो क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे 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 आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में से बट रिपीटेड साउंड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो साउंड यहाँ से गया और वापस टकरा के आपके कानों तक पहुंचा, उस साउंड ने पहली बार में आपको साउंड सुना दिया। तो दूसरा अभी पहुंचा नहीं है, वो जब पहुंचेगा तो वो फिर से साउंड सुनाई देगा। तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पर क्या सुनाई देंगे, एको सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एको इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, अभी अभी अपन ने एको समझा और अपन ने जाना कि एको कैसे काम करेगा, क्योंकि प्रथम अपना यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, और प्रथम यहाँ खड़ा था, तो ये पहली बार में साउंड यहाँ गया, टकराया, सुनाई दिया, दूसरी बार में यहाँ से साउंड गया, टकराया, तीसरी बार में यहाँ गया, टकराया। तो ऑब्वियसली जितना टाइम लगे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है, तो जैसे जैसे साउंड टकरा के कान तक पहुँचेगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपको साउंड सुनाना या सुनने को मिलेगा। तो ये अपन ने अभी भी समझा। अब एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। कई बार कई लोगों के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है एको और रिवर्बरेशन को लेके, तो मैं जानबूझ के रिवर्बरेशन यहीं समझा रहा हूँ, यहीं पर।
ठीक है, ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना कुछ। रिवर्बरेशन, ठीक है, रिवर्बरेशन क्या होता है बच्चा पार्टी, जब कभी जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल मतलब अवरोध, जो अभी अभी अपन ने देखा था, हमने पहाड़ देखे ना ऑब्स्टिकल, तो जब कभी जो ऑब्स्टिकल है वो पास में हो, जैसे कोई बंद कमरा हो जाए या आप सिनेमा हॉल वगैरह में, ये बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं अक्सर इसको बोल देते हैं कि लेट से कि वो कुछ 15 से 17 मीटर के बीच का गैप हो बस, दीवार या ऑब्स्टिकल और पर्सन के बीच में, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि मोस्टली बंद कमरों में या वैकेंट कमरों में ही ये देखने को मिलता है, ठीक है। या जैसे आप कभी ऐसी जगह चले जाओ जैसे कोई बड़ा मंदिर है या कोई बड़ी धर्मशाला है, तो वहाँ पे भी आपको ये इजीली देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इसमें, आपने कुछ बोला, ठीक है, फिर से वही पिक्चर समझो, और ऑब्स्टिकल क्योंकि पास में है, तो आपने बोला तो ऑब्वियसली आपको आपकी बात सुनाई देगी, और ये जो साउंड था ये टकरा के आएगा और आपके बात के साथ आपको एक हल्का सा एक और साउंड सुनाई देगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है। किसकी मिक्सिंग हो जाती है? रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड। रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल साउंड के बीच क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है, समझ में। और वो जो मिक्सिंग है किसके किसके बीच, रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल साउंड के बीच, उसी को अपन रिवर्बरेशन कहते हैं। एको में कोई मिक्सिंग नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एको में मिक्सिंग नहीं होती। एको में यूजुअली आपको ये देखने को मिलता है कि एको में जो क्या बोलते हैं साउंड है, वो क्या होता है, बार बार रिपीटेडली आपको सुनाई देता है। वो ऑब्स्टिकल पे डिपेंड करता है, कितनी दूरी पर ऑब्स्टिकल है एंड क्या चक्कर है, ठीक है। लेकिन रिवर्बरेशन में इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता है। इसीलिए सिनेमा हॉल में, जो सिनेमा हॉल या मूवी थिएटर्स होते हैं, वहां पर क्या करते हैं, टू अवॉइड रिवर्बरेशन व्हाट दे डू, दे क्रिएट व्हाट, अ रफ सरफेस। बहुत आप देखोगे जो सिनेमा हॉल होते हैं उसकी सरफेस बहुत रफ बनती है, या वो बहुत स्पॉन्जी सरफेस, या हो सकता है वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टार्ट बोलते हैं ना, टार्ट या मैट, या कई लोग ऐसे उसका लकड़ी का बुरादा वगैरह लेके उसकी वॉल बना देते हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट ना हो। नहीं तो पता चला आप अमिताभ बच्चन का मूवी देख रहे हो, अमिताभ बच्चन ने कोई डायलॉग दिया, वो डायलॉग आपके कान में गूंज रहा है, तो सबके साउंड मिक्स होते जा रहे हैं, तो पता चला ऐसा हो रहा है कि अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहा है और आवाज़ हेमा मालिनी के मुंह से निकल रही है, तो ऐसा मिक्सिंग होने शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलोगे मूवी है कि क्या है, तो ये सब नहीं हो सकता ना। बात समझ में आ रही है सबको? तो रिवर्बरेशन, एक्चुअली रिवर्बरेशन हमेशा वैकेंट प्लेसेस में देखने को मिलता है। इट्स अ पेनफुल थिंग इन सो मैनी वे, क्योंकि द मोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड रिवर्बरेशन इट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू, कि आप अगर वो साउंड आप समझने की कोशिश करो तो आपको हेडेक ही होगा उल्टा, ठीक है। तो आई बिलीव मैंने आपको रिवर्बरेशन और एको में जो बेसिक डिफरेंस है वो बता दिया है। याद रखने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन से ही होते हैं, चाहे रिवर्बरेशन हो चाहे एको हो। अच्छा, एको का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूज भी होता है। किसके लिए? एको का यूज किया जाता है डिस्टेंस पता करने के लिए। किसके लिए? डिस्टेंस पता करने के लिए। किस चीज़ का डिस्टेंस? जैसे वो पहाड़ कितनी दूरी पर है। अब लेट से कि यहाँ पर फिर से लेट से कि यहाँ पर है ना, फिर से एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना एक बच्चा है, लेट से ये एक बच्चा है और ये एक पहाड़ है इसके सामने। अब उसको इस पहाड़ की डिस्टेंस नहीं पता, तो इमेजिन करो कि इस पहाड़ की डिस्टेंस लेट से d है। लेट से d इज द डिस्टेंस ऑफ दिस माउंटेन। तो ये लड़का d डिस्टेंस पर इस पहाड़ से दूर खड़ा है। अब जैसे इसने कुछ बोला, लेट से उसने बोला राम, लेट से उसने बोला राम, तो यहाँ से साउंड गया राम, और जब ये वापस उसके कान पे पहुँचेगा तो हमने उस समय का टाइम नोट कर लिया। क्या नोट कर लिया भैया? टाइम। तो लेट से टाइम लगा 2 सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड, ठीक है। उसने बोला राम और ये राम उसको वापस सुनाई दिया एग्जैक्टली 2 सेकेंड के बाद। अच्छा, तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है कि ये पहाड़ आखिर है कितनी दूरी पर।
अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी होती है भैया, यूजुअली 330 मीटर पर सेकेंड होती है, इनटू 2, तो कितना आ जाएगा 660 मीटर। मतलब भैया ये 660 मीटर आ गया डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस है क्या, नहीं, ये है 2D। मतलब जो साउंड यहाँ से गया, यहाँ से आवाज गई और जो लौट के आई, तो मतलब ये 2 बार गई ना यहाँ से गुजर के, तो एक्चुअली ये 2D की वैल्यू है। तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 660/2, मतलब 330 मीटर। मतलब ये पहाड़ 330 मीटर की दूरी पर है इस इंसान से। समझ में? बच्चों कंफ्यूज मत होना, जो साउंड आपको सुनाई देगा वो डबल डिस्टेंस का होगा। जो साउंड गया और जो लौट के आया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट विल बी द डबल डिस्टेंस। क्लियर? और उस डबल डिस्टेंस के बाद आपको सुनाई देगा। क्लियर है बच्चा बाड़ी? परफेक्ट। तो इस तरह से एको की मदद से हम डिस्टेंस पता करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर है, ठीक है, या कितना दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये टेक्निक बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, जैसे सोनार वगैरह में भी यही सिस्टम यूज़ होता है, बट वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो एको के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है बच्चा बाडी? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब एको का जो मोस्टली यूज होता है ना, एको का, दैट इज यूज बाय बैट्स, डॉल्फिन्स, फिशरमैन। ये जो होता है ये एको का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं भैया? जैसे मान लो कोई डॉल्फिन है, ठीक है, तो डॉल्फिन डिटेक्ट देयर एनिमी एंड ऑब्स्टेकल बाय इमिटिंग अ अल्ट्रासोनिक वेव एंड हियरिंग देयर एको। अब ये डॉल्फिन है, मैं डॉल्फिन की फोटो तो अच्छी नहीं बना सकता, तो ऐसे मान लो ये डॉल्फिन है, दिस इज डॉल्फिन, ठीक है, और यहाँ पर मान लो उसका प्रे है, प्रे मतलब कोई भी शिकार है, जैसे ये शिकार है, तो इसने एक साउंड रिलीज किया, वो साउंड यहाँ से गया और इसके कानों तक पहुँचा, डॉल्फिन के कानों तक। तो ऑब्वियसली डॉल्फिन है ना, उसको फिजिक्स नहीं आती है, डोंट वरी, डॉल्फिन को फिजिक्स नहीं आती है, बट उसको कैलकुलेशन आता है। तो उसको समझ में आ गया कि भैया ये है ना जो साउंड मैंने निकाला अल्ट्रासोनिक साउंड, क्योंकि डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक साउंड सुन भी पाती है ना, तो बेसिकली वो ट्रांसमीटर भी है उसके पास और रिसीवर भी है उसके पास। किसके पास? डॉल्फिन के पास। तो उसने साउंड रिलीज किया, साउंड कितनी देर में आया, तो एग्जैक्टली उसने भी 2D डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और उसको उसने अपने मन में ही सॉल्व कर लिया, तो डिस्टेंस उसको D मिल गई। तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक तुरंत पहुँच जाएगी अपने शिकार तक और शिकार को सुहा कर देगी। ठीक है, फिशरमैन भी इसका इस्तेमाल करता है। फिशरमैन तो बेसिकली सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार भी यही टेक्निक है, मैं सोनार बता देता हूँ। ठीक है, सो सोनार इज जस्ट साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो सोनार है दैट इज जस्ट साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का अगर आपको फुल फॉर्म जानना है तो सोनार, 100 सोनार की एक लोहार की वाला सोनार नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट साउंड, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, एंड लास्ट में सिस्टम, क्योंकि सोनार सिस्टम में ये शब्द होता है। अच्छा बच्चा बड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर बात ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा आप ध्यान दे दो तो मज़ा आ जाए। होता क्या सोनार सिस्टम में क्या होता है, आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी कि पता चलेगा कि एक ऐसा एक मशीन रहती है, टुनु 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 करके उसमें आवाज़ आती है और वो ऐसा गोल 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 एक कुछ घूमता रहता है, ऐसा एक एरो। ठीक है, वैसे गोल गोल घूमता रहता है, लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अचानक है ना इसमें एक ऑब्जेक्ट दिखता है उसको, तो बोलता है वो है ना, जो अक्सर ऐसा है जो मूवीज़ होती है उसमें होता है कि सर एक जहाज हमारे जहाज की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है, तो वैसे बीप आती, पी 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 पी। तो ये क्या है? क्या देखो, सोनार सिस्टम क्या होता है, आपने नाम से समझ गए, नेविगेशन भी है एंड रेंजिंग भी है। मतलब नेविगेशन का मतलब डायरेक्शन बताना, रेंजिंग मतलब कौन कहाँ पर दूरी वगैरह पता चले, तो डिस्टेंस मैपिंग वगैरह सब हो जाती है सोनार के थ्रू। अब इमेजिन करो कि ये पानी है, ठीक है, और ये एक जहाज है। ठीक है, लेट्स से ये एक जहाज है, टाइटैनिक जहाज बना दो, लो और सुंदर दिखा दो, क्या दिक्कत है?
जब फोटो मुझे बिगाड़नी है तो कितनी बिगाड़ सकता हूँ। तो लेट से ये एक जहाज है जिसमें एक सेलर है, लेट से सेलर का नाम है सुगी। तो एक यहाँ पे सेलर, एक ही सेलर है और जहाज लेके निकल लिया है, ठीक है, सुगी है। अब सुगी की आंखें है ना ऊपर देख सकते, पानी के अंदर तो नहीं देख सकते ना, डीप इनसाइड। अब यहाँ पर सपोज कोई आइसबर्ग है, बड़ा सा आइसबर्ग, मतलब आइसबर्ग मतलब बर्फ का पहाड़, ठीक है। अब क्या है, आप तो चले जा रहे हो सुहाना सफर और ये मौसम, ऐसा गाना गा के, ठीक है, अचानक ये पहाड़ है। अब ये पहाड़ तो दिख नहीं रहा है तुमको, बोले टाइटैनिक मूवी वाला सीन हो जाएगा कि जब तक दिखा तब तक तो टकरा गए, और टकरा गए तो बस फिर बस वही वाली बात हो जाएगी कि मैं यहाँ तू कहाँ वाला, जहाज डूब जाएगा, तुम गए। तो तुमको जहाज डुबाना तो है नहीं ना। देखो मैं जानबूझ के समझाने के लिए आपको ये इसी तरीके से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में खो जाओगे, अच्छा तो फिर मैं ही जैक बनूंगा और मैं ही जहाज में से कूदूंगा, मैं सामने वाले को बचा लूंगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। टाइटैनिक में जैक था ना, जैक जो मर जाता है। वेरी गुड। तो अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे है ना क्या लगे रहते हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं, ठीक है, सोनार सेंसर रहते हैं। ये नीचे की डेप्थ भी पता करने के लिए कि जहाज कितनी डेप्थ पे चल रहा है, या आइसबर्ग। तो इसने क्या है, इसने एक ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन को रिलीज किया। अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ गई और ऑब्वियसली यहाँ से टकरा के आएगी, तो कितनी देर में आ गई, तो टाइम वहाँ पर कैलकुलेट आ जाता है और पता चल जाता है कितनी दूरी पर। और देखा ना सर, ये हमसे एग्जैक्टली 2 मिनट बाद आके टकराने वाला है या 30 सेकंड्स में टकराने वाला, तो कैसे प्रिडिक्शन हो जाता है कितने सेकंड में टकराएगा। ऐसे ही साउंड गया और आया कितनी देर में। इसीलिए है ना आजकल एक और गड़बड़ है, इसीलिए देखो पानी के अंदर है ना सब कुछ कैसे कैलकुलेट होता है, साउंड से होता है कि नहीं। अब साउंड की भी एक अजीब चक्कर है, क्या, साउंड ट्रैवल फास्टर इन लिक्विड कंपेयर टू गैस। ये याद रखना, साउंड है ना पानी में तेजी से ट्रैवल करता है भाई, बहुत तेजी से, मतलब गैस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेजी से। तो होता क्या है कि आजकल है ना मिसाइल्स आ गई सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक मतलब क्या है, वो स्पीड ऑफ साउंड, जो एयर में स्पीड ऑफ साउंड है ना 330, उससे ज़्यादा लगभग लेट से 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा, सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक मिसाइल। अब वो क्यों ऐसी मिसाइल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल मिसाइल बनाया तो किस स्पीड से जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड लगभग 330 मीटर पर सेकंड, और आपके रडार ने ढूंढ लिया, तो रडार ने ढूंढ लिया तो आपने उसके मिसाइल के लिए एंटी मिसाइल लगा दी, तो पता चला वो मिसाइल आपने फेल करा दी सामने वाले की। तो आजकल क्या है, जो बम बारूद बनाते हैं ना वो ये सिस्टम बनाते हैं। आपने टीवी पे देखा होगा कि जैसे न्यूज़ में आता है कि भारत ने सक्सेसफुली एक मिसाइल को लॉन्च किया, ये मिसाइल दुश्मन के रडार में आए बिना उन्हें ध्वस्त कर सकता है। इफ़ यू लिसन टू द कमेंट्री एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंडियन रिपोर्टर्स, तो यही शब्द यूज़ करते हैं कि इंडिया में बनी हुई ये मिसाइल दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी और उनको निस्ते नाबूद कर देगी, दैट काइंड ऑफ डायलॉग। तो समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि बच्चा पार्टी सोनार सिस्टम क्या करता है, सोनार का काम ही यही है, साउंड गया आया तो डिस्टेंस को पता कर लो, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली टाइम वगैरह हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आया। इसलिए अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल ऐसे शब्द आते हैं, अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मतलब एक मिसाइल गई नहीं कि सामने वाले की दुनिया खत्म, ठीक है। पता चला परमाणु हथियारों से लैस, ऐसे भी डायलॉग होता है, परमाणु हथियारों से मतलब न्यूक्लियर वेपन्स लेके जाने वाले, मतलब कोई कंट्री सोच भी नहीं सकती, उन्होंने पलक झपका उनके यहाँ बम फूट गया और वो सोचते रह गए कि कहाँ भागे। तो इसीलिए आजकल, इसीलिए लोग, ये देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साउंड आप बोलोगे सर आप साउंड पढ़ा रहे हो, कहाँ अपन मिसाइल तक पहुँच गए। यही होता है, साइंस का यही ड्रॉबैक है। साइंस में एंडलेस पॉसिबिलिटी है। हम शुरू किए थे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, दैट वाज साउंड, लेकिन बात करते करते अपन कहाँ पहुँच गए, गोला बम बारूद पे। और यही होता है कि पता चला याशी को पिज़्ज़ा नहीं मिला खाने के लिए, उसने 2 मिसाइल छोड़ दिए डोमिनोज वाले पे। हालांकि बहुत ही घटिया जोक था, बट ठीक है, ठीक है। तो 100 सोनार की 1 लोहार की वाली बात अपन कर चुके हैं। सोनार आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि सोनार सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
सोनार एंड रेडार। एक शब्द और होता है रेडार, लेकिन रेडार थोड़ा थोड़ा अलग है। तो रेडार इज व्हाट, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, सोनार और रेडार में एक चीज का डिफरेंस है क्या, देखो सोनार में क्या था, साउंड ट्रैवल हो रहा था, ठीक है, लेकिन रडार में साउंड ट्रैवल नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रडार सिस्टम अक्सर कहाँ पे देखने को मिलता है, वेरी गुड, एयर पे, समझा। रडार हमेशा हवाई जहाज वगैरह में मिलता है रडार सिस्टम। सोनार सिस्टम पता चला रहा तो हवाई जहाज, समझ लो, पता सुपर जेट मिसाइल थी, साउंड के पहुंचने से पहले जेट मिसाइल पहुंच गई, तो रडार सिस्टम यूज होता है। रडार है ना, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, तो इसलिए रडार को चकमा दे पाना बड़ा मुश्किल है, समझ में। हालांकि आज के समय में हर चीज़ रिसर्च करके और समझ के कंट्रोल की जा सकती है। क्लियरली बात समझ में आ रही है? याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो रडार होता है उसमें रेडियो मैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब है ना, हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुके हैं। नाउ गाइज वी हैव टू टॉक अबाउट नेचुरल डैम्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। बेसिकली हमको रेजोनेंस वगैरह डिस्कस करना है। सबसे पहले नेचुरल वाइब्रेशन को समझो। नेचुरल वाइब्रेशंस, नेचुरल वाइब्रेशंस वो होते हैं जो, जिनको काइंड ऑफ फ्री वाइब्रेशंस भी बोलते हैं, कई लोग उसको फ्री वाइब्रेशन भी बोलते हैं, जो अपने आप होते रहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन टाइम पर अपने आप होने वाला, ठीक है, जिसमें कोई फर्दर चेंज आए ही नहीं और कोई एक्सटर्नल सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। बेसिकली जो नेचुरल वाइब्रेशंस होता है हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इसमें कोई बाहर का कुछ चक्कर नहीं है, अपनी बॉडी ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करती रहती है, ठीक है। या आप ऐसा समझो कि कोई पेंडुलम है, ठीक है, वो पेंडुलम भी फ्री वाइब्रेट कर रहा है, ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल है, कोई भी पेंडुलम फ्रीली वाइब्रेट नहीं करता, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। हाँ, आप स्पेस में जाके तुम पेंडुलम को हिला रहे हो तो बात और है, लेकिन अगर आप धरती पर रह के पेंडुलम को घुमाओगे तो आपको बिल्कुल, आपने कोई भी पेंडुलम वाली वॉचेस देखी होंगी, उसमें पक्का एक सेल लगा रहता है या बैटरी लगी रहती है, जिसका काम होता है कि एक्सटर्नल पुश या पुल प्रोवाइड करना, सो दैट द पेंडुलम कीप मूविंग। समझ में आया कि नहीं? नाउ अब बात करते हैं बच्चा पार्टी नेचुरल वाइब्रेशंस का। तो नेचुरल वाइब्रेशंस में क्या होता है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, याद रखना, जैसे मान लो ये पेंडुलम है, ठीक है, डायग्राम में तो अपन वैसे भी कच्चे खिलाड़ी है, ये पेंडुलम है। लेट्स से ये पेंडुलम जहाँ से लटका हुआ है उस जगह की लेंथ ऑफ द वायर इज एल, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर बाय विच द पेंडुलम इज प्लेस्ड, तो ये एल है, ठीक है। ऑब्वियसली इस पे जो फ्रीक्वेंसी लगेगी उसका फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोग नोट करके लिख लेना अपने पास। अब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करोगे, आपकी मर्जी, इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट जी बाय एल, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। 2 पाई समझाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, जी ग्रेविटी है, कांस्टेंट है, एल इज लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ जाओ। देखो ये एक बहुत चमत्कारी चीज तुमको पता चल रही है, ठीक है, कभी गलती मत करना, ध्यान से देखो। ये क्या है भैया, एल, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। एल और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या है, इनवर्स का रिलेशन डेवलप हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर आप किसी रस्सी में पत्थर बांध के गोल गोल घुमाओ और अगर ये रस्सी छोटी होती जाए तो पत्थर तेजी से घूमने लगता है, और अगर रस्सी बड़ी रहती है तो पत्थर को घूमने में टाइम लगता है। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बात? क्लियरली समझ में आ रही है कि बस मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ, माँ वाला सीन चल रहा है इधर, ठीक है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ नेक्स्ट को, अगर हम है ना ऐसा माने कि हमने उस स्ट्रिंग में कोई वायर में कुछ चीज़ों को अटैच कर दिया, लेट्स से कि हमने
क्या बोलते हैं, कोई एक और मास लटका दिया, ठीक है, अ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, हमने एक स्प्रिंग या ऑब्जेक्ट पे एक लोड को सस्पेंड कर दिया, मतलब लटका दिया है, और उसको है ना अपन ने नेचुरली वाइब्रेट होने दिया, ठीक है। तो अब उसमें ना ऑब्वियसली हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन डिपेंड करता है कि आपने लटकाया क्या है। अब आप बोलोगे सर ये तो मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा, लेकिन उस मास के साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो जो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, वो कितना डेंस है। जैसे मान लो आपने बॉल लटका दी, लेट से फुटबॉल लटका दी, और ऐसे ही आयरन की बॉल एक लटका दी, तो आयरन का मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है ना। तो उस समय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2π√k/m, मतलब मास अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सीधी सी बात है ना। मास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, मास कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये के क्या है, के इज एक्चुअली अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब आप कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको घुमा रहे हो, या आप ऐसा बोल सकते हो हार्डनेस, या कि वो कितना हार्ड है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो उससे हार्डनेस उसको पता चल रही है। बात समझ में आ रही सब बच्चा पार्टी? क्लियर है? अब बात करते हैं नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। व्हाट इज द नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है। द नेचुरल वाइब्रेशंस आर सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मतलब एक रिदम से चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाला दिन, सुहाना सफर मौसम से, एक ही रिदम में चले जा रहा है, तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्लीज डू नॉट थिंक कि मैंने ये अलग अलग बनाया, मैंने अपनी तरफ से एक जैसा बनाया, बट ड्राइंग स्किल्स के कारण ये है ना आपको अलग अलग वाइब क्या दिख रहे हैं, वेव्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल या जो नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं या वाइब्रेशन शो करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, याद रखना, ये सिंपल हार्मोनिक तब तक शो करेंगे जब तक कोई बाहर का आके कोई छेड़छाड़ ना करे, मतलब बाहर का कोई एक्स्ट्रा फोर्स इन पे एप्लीकेबल ना हो, तब तक। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर? सो इफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, देन ओनली वी कैन से कि यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। और अक्सर ये तभी होता है जब हम ये जो मूवमेंट करा रहे हो वैक्यूम में कराएं, क्योंकि वैक्यूम के अलावा आप कहीं पे भी अगर कोई भी मोशन कराओगे तो किसी ना किसी तरह का ऑब्स्टिकल या अवरोध तो मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है बच्चा पार्टी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट डैम्ड वाइब्रेशन। आज तो हमने नेचुरल वाइब्रेशन की बात की, अगली बार हम डैम्ड वाइब्रेशन की बात करेंगे, ये क्या होता है और आगे की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। अंटिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन।